Assalamu alaikum, my dear aspirants. Today we are going to start our lecture number 8 of USA history. In the previous lectures, we will cover about the topics of USA history, its introduction, its colonial time period, its expansion, its industrialization. All its previous lectures are related to independence, its all history. Today we are going to discuss the USA role in Second World War. मतलब अगर हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में देखें ना, तो पहले तो सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए का रोल आना चाहिए था, लेकिन मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि यूएसए का रोल किस तरह रहा है। लेकिन नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए का रोल किस तरह रहा है। ठीक है, आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि यूएसए किस तरह से अपना रोल प्ले करता रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आप लोगों ने याद रखना है, कब से कब तक यह रहता है। अच्छा, तो हम लोग पहले इसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करेंगे कि वॉर हुई क्यों, उसके पीछे रीजंस क्या क्या थे। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान का सामना करना पड़ा। जर्मनी को डिवाइड कर दिया, किस तरह से वहाँ पे ज्यूज़ को मतलब ज्यूज़ का कत्लेआम किया गया, लोगों को किस तरह मारा गया। ठीक है, किस तरह से मतलब वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उनको अपनी जानें गंवाना पड़ी इस ब्लड शेड वॉर के अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मतलब कॉन्टेक्स्ट में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई। ठीक है, वो क्यों लड़ी गई उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, मतलब जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट किया था ना, उसका मकसद ही यही था कि वर्ल्ड के पीस को थ्रेटन कर सके। ठीक है, उसको खतरे में ला सके। इसमें बेनिटो मोसोलिनी का हम लोग किरदार अदा करते हैं कि बेनिटो मोसोलिनी ने इसमें किस तरह से अपना किरदार अदा किया। देखें, मोसोलिनी जो है ना वो फाशिस्ट लीडर था। ठीक है, उसने अपनी फाशिस्ट पार्टी बनाई थी इटली में। वो क्या करता था कि मतलब जो है ना नेचुरल लाइफ गुजारता था, इकोनॉमी के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस होता था। उसने ना अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, इटली को ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इटली को की जो मतलब जोग्राफिकली एरिया है ना उसको मैक्सिमाइज करने के लिए उसने कोशिशें की, और वो अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाना चाहता था, यानी वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन में वो यकीन रखता था। उसने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया कि वीकर नेशन के ऊपर उसने अटैक करना शुरू कर दिया। बेनिटो मोसोलिनी की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसने क्या करना शुरू कर दिया, मतलब जो उससे कमतर रियासतें थी ना उनके ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए। इसमें उसकी वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जाता था। ठीक है, उसने एथोपिया को 1935 में किस तरह से 1935 में एथोपिया को मतलब हरा के अपना हिस्सा बनाया। ठीक है, उसके बाद उसने इटालियन आर्मी को अफ्रीकन कंट्रीज़ में भेजा और अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बेनिटो मोसोलिनी के बारे में बताया कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में मतलब किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को हवा दी। ठीक है, हिटलर का क्या इसमें किरदार है। अब देखिए, यही वो टाइम पीरियड है 1930 से ठीक है 35 तक का जो दौर है ना, इसमें क्या होता है कि हिटलर जो है ना वो हिटलर की जो पार्टी होती है ना, ठीक है, नाजी पार्टी, वो मतलब बनना शुरू होती है, उसकी एक्सपेंशन होना शुरू होता है, वो मजबूत होती है जर्मनी के अंदर। और क्या होता है कि ये जो हिटलर का राइज है ना वो फिर दुनिया को दूसरी जंग अजीम की तरफ लेके जाता है। इसमें हम लोगों ने यही देखना है कि किस तरीके से ना 1930 में नाजी पार्टी जो है ना वो एमर्ज होती है और वो किस तरह स्ट्रॉन्ग होती है, और हिटलर का उसमें क्या किरदार है। हिटलर का ही किरदार है कि उसने दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ धकेल दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई है, जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी वजह से उन्होंने अपना मतलब खोया हुआ वकार वापस लाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी। ठीक है, उसका रोड मैप हम लोग डिस्कस करेंगे और वर्स्ट डिक्टेटर के बारे में बताऊंगी कि वर्स्ट डिक्टेटर कौन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरह से स्टार्ट होती है, अमेरिकन का क्या रिस्पॉन्ड आता है, यूएसए की मूव क्या होती है। ठीक है, विक्ट्रीज किसको मिलती हैं। ठीक है, ऑपरेशन ओवरलोड का फिर एक्सप्लेन करूंगी, डी डे का बताऊंगी, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बताऊंगी, और ह्यूमन किस तरह से बनता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन ये स्टेप वाइज हमारा होगा। हिटलर का राइज तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह से हिटलर का राइज होता है। ठीक है, वो अपनी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो शिकस्त हुई थी ना उसको क्या करने के लिए, उसको छुपाने के लिए और उसको कम करने के लिए उसने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी। ठीक है, रोड मैप हम लोग डिस्कस करते हैं। 1938 में क्या होता है कि
हिटलर जो है ना वो ऑस्ट्रिया के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेता है, ठीक है। अदर यूरोपियन कंट्रीज जो है ना वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इंटरफेयर में कामयाब नहीं हो सकती। हिटलर क्लेम करता है कि मेरे रिलेशंस जो है ना ऑस्ट्रिया के साथ इंटरनल बेसिस के ऊपर हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द यूरोप इसमें कोई इंटरफेयर ना करे, ठीक है। सेम आज के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग समझ सकते हैं जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर को डिक्लेयर किया, तो उसने भी यही कहा था कि हम लोग अपने डिफेंस के लिए ये इलाके जस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई इस तरह के सेफ हेवंस तो नहीं है टेररिस्ट के, मतलब सो ऑन। अब देखें आज तक रशिया यूक्रेन वॉर जारी है। हिटलर ने भी सेम ऑस्ट्रिया के साथ नहीं किया, ठीक है। उसको कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ। हिटलर ने फिर चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया और उसके कुछ पार्ट्स को अनेक्स कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश पीएम के साथ उसका अग्रीमेंट होता है और वो उस अग्रीमेंट को भी तोड़ देता है, ठीक है। हिटलर फिर प्रॉमिस करता है, हिटलर जो है ना अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता। 1939 में वो अनकंकर्ड एरिया जो था ना चेकोस्लोवाकिया का, उसके ऊपर भी उसकी नज़रें थी, पोलैंड के ऊपर उसकी नज़रें थी। वो पोलिश कॉरिडोर के ऊपर भी पहुंच गया था, ठीक है। उसने किस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ को ऑस्ट्रिया में मतलब किस तरह से उसने पेशकदमी की। ऑस्ट्रिया के बाद उसका फिर हदफ था चेकोस्लोवाकिया। उसके बाद उसने क्या किया कि ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट किया, लेकिन उस एग्रीमेंट के ऊपर भी वो क्या हुआ, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया के वो इलाके भी एनेक्स कर लिए जो अनकंकर्ड एरियाज थे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि ट्रस्ट जो ये ब्रिटिशर्स के दरमियान में और जर्मनी के दरमियान में और उसके पॉलिटिशियंस के दरमियान में था ना, वो भी टूट गया, बिखर गया। इसी तरह से हिटलर जो है ना वो नाजी सोवियत पैक्ट को भी साइन करता है, ठीक है। न्यूट्रलिटी को कहता है कि मतलब सोवियत यूनियन में वो किसी तरीके से भी उसका पार्ट नहीं बनेगा, वो न्यूट्रलिटी के स्टांस पे होता है। हिटलर ने फिर नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया सोवियत यूनियन के साथ, ठीक है। USSR भी जिसको हम लोग बोलते हैं। रशिया फिर हैप्पी होता है कि उसको बाल्टिक सी तक क्या मिल गई है, रसाई मिल गई है। उसके बाद जो है ना रशिया बाल्टिक सी तक उसकी जब रसाई हो जाती है तो वो जर्मनी का फिर साथ देना शुरू कर देता है, ठीक है, यानी नाजी पार्टी का। इससे क्या होता है कि हिटलर फिर बाद में नाजी सोवियत पैक्ट से भी दस्तबरदार हो जाता है। अब देखिए पहले हिटलर जो है ना ब्रिटिशर्स के साथ अपने प्रॉमिस को तोड़ चुका था, अब नाजी सोवियत पैक्ट जब उसने साइन किया था तो वो भी उसने तोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या होता है कि देखें हिटलर जो है ना वो फिर एज अ वर्स्ट डिक्टेटर, ये तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसका रोड मैप डिस्कस कर दिया है कि क्या हुआ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसके पीछे, ठीक है। किस तरह से हिटलर ने मतलब अपने प्रोमिसेस को तोड़ा, किस तरह से उसने इलाकों को हथियाया, ठीक है। किस तरह से उसने ऑस्ट्रिया पे कब्जा किया, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद उसकी नज़रें पोलैंड के ऊपर थी। अब जब उसने ये तमाम इलाके अनकंकर्ड एरियाज को भी मतलब कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया, तो वो एज अ वर्स्ट डिक्टेटर बन गया, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर बन गया, यानी वो डिक्टेट करता था, ठीक है। ऐसे समझने के डिक्टेटर क्या होता है कि ऑल इन ऑल पावर जो है ना वो वन हैंड में होती है, ठीक है। वो डिक्टेट करता है हर चीज़ को, हर डिसीजन मेकिंग को, ठीक है। अब हिटलर जो है ना वर्स्ट डिक्टेटर बन गया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरह स्टार्ट होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हम लोग स्टार्ट देख लेते हैं, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हम लोग बिगिनिंग पीरियड देख लेते हैं, ठीक है। कि किस तरह से स्टार्ट होती है, मतलब वो कौन सी ऐसी रीजंस हैं इसके पीछे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर दुनिया मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब देखिए पहले दिन क्या होता है कि सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर वॉर को डिक्लेयर कर दिया, यानी जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। सेकेंड डे में क्या होता है कि फ्रेंच और ब्रिटिश भी डिक्लेयर कर देते हैं वॉर को जर्मनी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जर्मनी ने चूंकि पॉलिश फोर्सेस को मतलब हरा दिया था, इसी वजह से क्या होता है कि 1940 तक जर्मनी जो है ना वो नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस तक पहुंच जाती है, ठीक है। नाजी की जो फोर्सेस होती हैं ना वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुंच जाती हैं, बेल्जियम तक उसकी रसाई हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको फिर लास्ट में मैप के थ्रू भी आप लोगों को ये चीज़ें समझा देती हूँ कि कहाँ कहाँ तक जर्मनी ने अटैक की है, ठीक है। जब 1940 होती है तो ग्रेट ब्रिटेन जो है ना वो जस्ट एरिया रह जाता है जो अनकंकर्ड होता है, ठीक है। जर्मनी उसको कंकर नहीं कर पाती अभी तक 1940 तक, ठीक है। बाकी तो मैंने ऊपर बता दिया है कि नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस जो है ना वो जर्मनी के कब्जे में चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्रिटेन और फ्रेंच जो है ना हाँ उसको डर होता है कि पोलैंड की तरह जो है ना मतलब हम लोग भी
जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शिकार होके जर्मनी के अंडर ही ना चले जाएं। सोवियत यूनियन जो है ना इसमें इन्वेड करते हैं और पोलैंड के सर्वाइवल के लिए कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। लास्ट में जो पोलिश फोर्सेस होती हैं ना वो सरेंडर कर देती हैं अर्ली अक्टूबर तक, क्योंकि वो नाजी जो पार्टी थी ना उसकी मतलब फोर्सेस के आगे टिक नहीं सकती थी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, ठीक है, उसकी बेसिस स्ट्रॉन्ग थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही सोल्जर्स जो है ना डिग डीप अपनी ट्रेंचेस खोदना शुरू कर देते हैं, बहुत मंथ्स तक वो जंग लड़ते हैं, ठीक है। हिटलर जो है ना वो अनआर्म्ड डिवीजन्स और एयर फोर्सेस के जरिए भी पोलैंड के ऊपर अटैक करते हैं और वार्निंग्स भी देता है, ठीक है। हिटलर जो है ना फिर प्लान करता है कि हम लोग ना फ्रांस के ऊपर अटैक करते हैं, यूरोपियन नेशन को हथियाने की कोशिश करते हैं और हम लोग उनका फर्स्ट हदफ यही होता है कि हम लोग ने जो ब्रिटेन है ना उसको अपने घुटने तक लाना है, ठीक है। जर्मनी फिर अटैक करता है बेल्जियम के ऊपर, नेदरलैंड के ऊपर, ठीक है। ये डेट्स के साथ है कि जर्मनी जो है ना नेदरलैंड पर कब अटैक करता है, मई 10 1940 को, ठीक है। नेदरलैंड के कब सरेंडर करता है, मई 15, देखिए 10 तारीख को नेदरलैंड के ऊपर अटैक होता है। नेदरलैंड कब सरेंडर करता है, ठीक 5 डेज़ के बाद। बेल्जियम भी 28 मई को क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, ठीक है। इसी तरह फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स जो है ना वो नॉर्वे से विड्रॉ कर लेती हैं, विड्रॉ हो जाती हैं और नॉर्वे जो है ना वो जस्ट नॉर्वे इन द लर्ज टू फेस जर्मनी अलॉन, नॉर्वे ही रह जाता है जो मतलब जर्मनी के जो भी मकासद है ना उनको देखता रहता है, ठीक है। अब जून 5 में क्या होता है, जर्मन ने अटैक किया फ्रांस के ऊपर, ठीक है। जून की 5 में क्या होता है कि अब देखें जून में सॉरी ये है हमारे पास जून का टाइम पीरियड, ठीक है। जून की ये तारीख होती है 1940, ठीक है। 1940 में जून का मंथ होता है। इसमें क्या होता है कि जर्मन्स जो है ना वो अटैक लॉन्च करते हैं किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर, ठीक है। ये है हमारे पास फ्रांस, ये फ्रांस के ऊपर अपना अटैक लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि फिर जो है ना मसोलिनी फिर डिक्लेयर कर देता है फ्रांस और ब्रिटेन के ऊपर वॉर को 10 जून में, ठीक है। ब्रिटेन जो है ना वो न्यू टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा एडवांस होता है, ठीक है। उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ भी जर्मन से ज़्यादा होती हैं, इसी वजह से वो अपनी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर देता है। कहाँ तक बढ़ाना शुरू करता है, हंगरी तक, रोमानिया तक, बल्गारिया तक, ठीक है। 1941 में क्या होता है कि जर्मनी और इटली जो है ना वो किसके ऊपर अटैक करते हैं, यूगोस्लाविया के ऊपर, ठीक है, यूगोस्लाविया के ऊपर यूगोस्लाविया के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। पहले फ्रांस के ऊपर अटैक किया, ठीक है। फ्रांस में मतलब उसको खातिर का इतनी कोई वो नहीं मिली, फिर वो किसके ऊपर अटैक करते हैं, यूगोस्लाविया के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि मतलब यूगोस्लाविया की जो ट्रूप्स होती है ना वो भी कुछ अरसे बाद ही सरेंडर कर देती है। अब देखें हिटलर की जो फोर्सेस है ना वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, ठीक है। उसने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनमें नेदरलैंड है, ठीक है, नेदरलैंड को भी पता कर लिया, ठीक है। इसमें नॉर्वे भी आ जाता है, ठीक है। उसमें बल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, ये सारे इलाके जर्मनी के पास आ जाते हैं, बल्गारिया, रोमानिया, ठीक है, फ्रांस। अब ये सारे इलाके किसके अंडर काम कर रहे हैं, किसने इनको, पोलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये तो भूल गई हूँ, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ये सारे इलाके अब किसके कब्जे में आ गए हैं, जर्मनी के। अब जस्ट इनमें कौन रह गया था, ब्रिटेन ही रह गया था जो अनकंकर्ड एरिया था, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें आपको पता है कि यूगोस्लाविया में चला गया मतलब ब्रिटेन के हाथ से। अब हिटलर और मुसोलिनी जो है ना वो ग्रीस की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और चाहते हैं कि नेक्स्ट 1941 तक ये जंग जो है ना इस मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इस दौर तक पहुंच चुकी है। बहुत सारे इलाके जो है ना क्या जर्मनी के हाथ आ गए हैं, ठीक है, ये बहुत सारा एरिया आ गए हैं। अब उसकी नजरें होती हैं ग्रीस के ऊपर। 1942 में नाजी और इटालियंस जो है ना वो यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल हो जाता है। जिस तरह मैंने बताया पोलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, नॉर्वे, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया, यूगोस्लाविया, ग्रीस के ऊपर, ठीक है। अब देखें जब ब्रिटेन को लगा कि ये तो सारे इलाके जो है ना वो जर्मनी ने हथियार लिए हैं तो उसमें वो क्या करते हैं कि ब्रिटेन जो है ना वो यूएसए से मदद मांगते हैं, ठीक है। यूएसए भी उनकी मदद करने के लिए हामी भर लेता है। अमेरिकन का रिस्पॉन्ड यही आता है कि अमेरिकन जो है ना वो हामी
जाते हैं और अपनी ट्रूप्स जो है ना ब्रिटेन की हेल्प के लिए भेज देते हैं। फिर क्या होता है कि यूएसए की मूव आती है। यूएसए की मूव से क्या होता है कि एटॉमिक बॉम्ब जो है ना वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरते हैं और किस तरह से मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना उस पर डाइड होते हैं। और जर्मनी के जो वर्स्ट डिक्टेटर हिटलर था ना उसको किस तरह से एक बंकर में कत्ल कर दिया जाता है। ऑपरेशन ओवरलोड, डी डे, ये आप लोगों को डेट्स के साथ बता देती हूँ कि किस तरह से जो है ना ये एटॉमिक बॉम्ब कब कब और किस उसमें किए गए। ठीक है, अब मैंने ये आप लोगों को विक्ट्रीज तो बता दी कि एलाइड पावर्स जो है ना वो फिर जीत जाती हैं ये तमाम महाज। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन ओवरलोड होता है। अब प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और पीएम चर्चिल ब्रिटेन के पीएम होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इसमें वो जोसेफ स्टालिन को, रशियन डिक्टेटर को कहते हैं कि रशियन डिक्टेटर भी इसको फिर ज्वाइन कर लेते हैं। ये 3 लीडर जो है ना एक प्लान बनाते हैं कि उसका कोड नेम क्या होता है, ऑपरेशन ओवरलोड। इस पर वो है ना जो है ना वो फ्रांस के ऊपर अटैक करने का प्लान करते हैं और इंग्लिश चैनल तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। हिटलर खुद को प्रिपेयर करता है कि फ्रांस को का इन्वेजन किस तरह से मैंने कंट्रोल करना है, सपोर्ट किससे हासिल करनी है, मतलब उनकी सप्लाई चेन को किस तरह डिस्टर्ब करना है, जर्मन आर्मी को किस तरह से हम लोगों ने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन क्या होता है कि अब देखें जंग जो है ना लास्ट तक 42 तक पहुंच चुकी है। जाहिर है जंग के दिनों में क्या होता है कि आर्मी का जो मोराल है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इसमें भी क्या होता है कि मतलब अब जो जर्मनी या नाज़ी उनकी पार्टी होती है ना वो भी थक जाती है। ठीक है, और बस उनको ऐसे लगता है कि हम लोगों ने ये तमाम इलाके जीत लिए हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि मतलब जर्मन से आर्मी का जब मोराल डाउन होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा ये कि हाँ जीतने वो समझते हैं कि हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है, अब फर्दर हमें कहीं पे भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सारा इलाका हमारे हाथ आ गया। फिर क्या होता है कि वो जर्मन्स की इसी मतलब कमज़ोरी को देखते हुए उनकी सप्लाई लाइन को पहले काटते हैं। फिर क्या होता है कि मतलब सोवियत यूनियन भी उनसे दस्तबरदार हो जाता है। ऑपरेशन डी डे होता है जिसमें अमेरिकन जो है ना वो नॉर्मेंडी के मकाम पर पैराट्रूप्स अपने भेजते हैं। अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच और कनेडियन सोल्जर जो है ना वो नॉर्मेंडी के मकाम पर नॉर्थ कोस्ट की तरफ फ्रांस के साथ मिलकर लड़ते हैं। फिर क्या होता है कि हिटलर जो है ना वो अपने मिस कैलकुलेशन से इस सिटी को मिस कैलकुलेशन किस लिहाज से वो समझता है कि यहाँ पे कोई ट्रूप्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे ट्रूप्स आ जाती हैं। वो उनके सामने टिक नहीं सकते और हिटलर को एक बंकर में मतलब ऐसे कहा जाता है कुछ बुक्स में इस तरीके से भी है कि हिटलर खुदकुशी कर लेता है अपनी वाइफ के साथ। फिर क्या होता है कि अटामिक बॉम्ब जो है ना 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया जाता है जिसको कोड नेम था लिटिल बॉय। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी फैट मैन के नाम से एक दूसरा बॉम्ब गिराया जाता है नागासाकी के ऊपर। ये दोनों के दोनों जो भी इलाके होते हैं ना वो पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना ऑफिशियली कब एंड होती है, सितंबर 2 को। अब देखिए ये तमाम मिस कैलकुलेशन जस्ट, ठीक है, हिटलर की मिस कैलकुलेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सितंबर 2 को 1945 को जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना अपने इख्तिताम पे पहुँचती है जब हिटलर जो है ना वो मतलब अपने बंकर में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट सारा समझ आ गया है जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरह से हिटलर जो है ना इलाकों को अपने कब्जे में लेता है। ठीक है, आफ्टर क्या निकलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप और एम्पायर्स को ख़त्म कर देता है टोटली। देखें एम्पायर्स अब ख़त्म हो गए। एम्पायर्स क्या आज के दौर में आप लोग एम्पायर्स देखते हैं? नो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना टोटली एम्पायर्स का जो कॉन्सेप्ट था ना वो भी दम तोड़ गया, ख़त्म हो गया। अब देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही जो हमारी जो हम लोग सीजन्स भी देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आजकल चले हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उर्तुरुल वाला एक वो देखा जिसमें सल्तनत उस्मानिया जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। किस तरह से जो है ना आप लोग समझ सकते हैं कि एक जो एम्पायर का कॉन्सेप्ट होता है ना वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एम्पायर कॉन्सेप्ट जो है ना उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, वो डिमोलिश कर दी जाती है। अब क्या कॉन्सेप्ट आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्या होता है कि वहाँ पे जो है ना अब कंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ को आज़ाद किया गया इस टाइम पीरियड में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यूएसए और यूएसएसआर जो है ना
बाईपोलर वर्ल्ड में दुनिया तब्दील हो जाती है और किस तरह से बाईपोलर वर्ल्ड कोल्ड वॉर की तरफ ले जाता है। कोल्ड वॉर में यूएसए अपनी प्रॉक्सीज रशिया के खिलाफ यूएसएसआर के खिलाफ यूज़ करता है और यूएसएसआर जो है ना अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए से यूएसए को अटैक करने की कोशिश करता है। कोल्ड वॉर का क्या पर्सपेक्टिव है कि कोल्ड वॉर जो है ना डायरेक्ट बैटल ग्राउंड में कोई जंग नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे की प्रॉक्सीज को लड़ाया जाता है और उसको नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। इसमें मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि यूएनओ किस तरह बनती है। यूनाइटेड नेशन इस कॉन्टेक्स्ट में बनी थी कि क्या किया जा सके, वर्ल्ड के पीस को सस्टेन किया जा सके। जहाँ पे भी जंग होती है यूएनओ एज मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करती है। लेकिन आज के दौर में यूएनओ का कोई इस तरह का पीस कीपिंग मिशन में उसका कोई किरदार नहीं है। आप देखें गजा इसराइल वॉर को भी वो कंट्रोल नहीं कर सके, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर को भी वो कंट्रोल नहीं कर सके। किस तरह से ब्लडशेड होता है उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर सके, ठीक है। 17 मिलियन पीपल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी डेथ हुई थी। 70 मिलियन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जानें गंवाई, ठीक है। यूएनओ अब बन जाता है। यूएनओ के दो मेन बॉडीज़ हैं, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। अमेरिकन की इंडस्ट्री इसमें राइज करती है और अमेरिकन जो है ना, देखें अमेरिकन जब न्यू सदी एमर्ज होती है, ठीक है, 2000 जब 21वीं सदी एमर्ज होती है तो जब अच्छा इस तरीके से समझ लें कि जब 1991 में यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जो वर्ल्ड था बाईपोलर में वो यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है और यूएसए एज अ सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट सारा समझ आ गया है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बड़े डिटेल के साथ समझाई है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग लेक्चर नंबर 9 के साथ राइज होंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।